हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी। लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एंड आज हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड आज हम इस सेशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर और फीचर्स करेंगे। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जे है क्या, जे डायरेक्शंस देते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीनिंग जे डायरेक्शंस दे रहे हैं किसको, स्टेट को। जे डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं ताकि जब स्टेट हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाए तो उसको कौन सी बातें हैं अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की थी वो किसको डायरेक्शंस देते थे, सिटीजन्स को देते थे, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो इसके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनको इंक्लूड किया है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जे कहाँ से लिए गए हैं, जे एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो जो आयरलैंड है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया है क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो इंडिया को सबसे बेस्ट वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे। इसीलिए हमने जिस कंट्री में जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बातें थी हमने वहाँ से बोरो कर ली। सो वी हैव आल्सो टेकन दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जी क्या हैं, दीज आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस। तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल्स होगी, गाइडलाइंस होगी, इंस्ट्रक्शंस होगी, किसके लिए, फॉर द गवर्नमेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग लॉज और पॉलिसीज फॉर द कंट्री। जब भी वो हमारे लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगी इसके लिए इनको ये बातें माइंड में रखनी होगी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डिफाइन किया गया है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं आर्टिकल 37 ये रिवील करता है कि DPSP आर नॉट जस्टिसेबल। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं वैसे ही ये भी नॉन जस्टिसेबल हैं, इनको बाय कोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो जैसे सिटीजन्स की मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं वैसे ही ये भी स्टेट की मॉरल ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं कि जब ये पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को माइंड में रखकर ही करेगा। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए गए हैं, वो जस्टिसेबल है, उसके लिए हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगर स्टेट इसके अकॉर्डिंग लॉ नहीं भी बनाती तो भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इस तरह जो फंडामेंटल राइट्स हैं, DPSP है, इन दोनों का क्या म्यूचुअल रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंस हैं, वो हम आने वाले सेशंस में करेंगे। तो पहले हम इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन, नेचर, ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जिन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, इन्होंने क्या कहा है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर स्पेशली डिजाइन टू एस्टैब्लिश इंटरलिया सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसका मीनिंग क्या हो गया, उन्होंने ये प्रिंसिपल्स को क्यों इंक्लूड किया है ताकि हमारे कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी प्रिवेल कर सके। हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, हम उस टाइम सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर वोट का राइट दे रहे थे। अगर वोट का राइट है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हो, क्यों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक्चुअल में जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगी तब तक वो सक्सेसफुल बन सकेगी
बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जे क्या है, स्टेट को वेलफेयर बनाने के लिए, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कराने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इनमें फर्स्ट वन है टू प्रोवाइड बेसिस टू गवर्नेंस, मीनिंग हमारी आने वाली जो गवर्नमेंट है, जी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हो जाता है। जो आने वाले गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस का काम करती हैं, उनको बताती हैं कि हमने अपने इंडिया को किस बेस पर डेवलप करना है। इसमें सोशल डेमोक्रेसी है, सोशल वेलफेयर है, इसको हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कोई ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करना हमारा पर्पस नहीं है। नंबर 2, टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं वो भी यही कहते थे कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस बन गया है, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बाद में ही इस्टेब्लिश होगी। जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती, तो सबसे पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की। अगर ये डेमोक्रेसी प्रिवेल करगी तो ये ऑटोमेटिक ही प्रिवेल करनी स्टार्ट कर देगी। नंबर 3, टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हम चाहते हैं हमारे कंट्री में सबको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिले, सोसाइटी का वेलफेयर हो। इसके लिए अगर सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, सिकनेस अलाउंस हो गई, तो ये सब कुछ क्या होती हैं? सोशल वेलफेयर, सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। इकोनॉमिक जस्टिस, हम रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, मीनिंग मैन और वुमेन दोनों को इक्वल वेजेस दी जानी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैं, इनको प्रोवाइड कराने के लिए हमको बेसिक प्रिंसिपल्स बताते हैं कि स्टेट है, इसको कौन सी गाइडलाइंस हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनको माइंड में रखकर इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए। नंबर 4, टू मेक इंडिया अ वेलफेयर स्टेट। जो इंडिया है, इंडिया वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है, हम इसको वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके लिए जस्टिस MC चावला हैं, वो क्या कहते हैं? अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर दें तो इंडिया डेफिनेटली इस अर्थ पर हेवन बन जाएगा। इसीलिए हम इसको अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज गाइडेंस टू द गवर्नमेंट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो गवर्नमेंट के लिए गाइडेंस का काम करते हैं। ऑल्दो लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट की कोई भी ब्रांच हो, अगर वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है, जब भी जुडिशरी जस्टिस देती है, हर टाइम क्या होगा? जे गवर्नमेंट के लिए गाइडेंस का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। नंबर 6, टू फिक्स डायरेक्शंस फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली एंड ओनली पॉलिसी मेकर्स की नहीं है। अगर आप कह दो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर है, इसका ही इम्पोर्टेंट रोल है, जे कहते नहीं, लेजिस्लेचर का नहीं, जो पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स हैं उनका भी इम्पोर्टेंट एंड इक्वल रोल है। तो जो एग्जेक्टिव है इसका भी पूरा का पूरा कंट्रोल बन जाता है, इसलिए जिस सब के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से हम अपने देश को वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम करते हैं नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसकी क्या नेचर और फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, मीनिंग हम जी पहले से ही कह रहे हैं, आर्टिकल 37 जी हमको जे ही डिफाइन करते हैं कि जो जे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट गाइडलाइंस हैं, जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, जी कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई है, ना कि कोर्ट को दी गई है। नंबर 2,
वाइड स्कोप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब हम अपने नेक्स्ट सेशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका कितना बड़ा स्कोप है। इसमें ईच एंड एवरी मैटर इंक्लूड किया गया है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोसाइटी के साथ जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किए गए हैं। एक नेशन के वेलफेयर के लिए इंटरनेशनल लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिफाइन कर दिया गया है। नंबर 3, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसका मीनिंग बन गया कि जो हमारी कंट्री है, कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके लिए बेसिक फंडामेंटल्स कौन से हैं जिसके रिगार्डिंग वो पॉलिसीज बनाएगी, जिसको वो माइंड में रखेगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, वो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज नॉट बाउंड विद एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज सेकुलर हैं, वैसे ही जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये भी क्या हैं, सेकुलर हैं। ये किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करते हैं, ये पूरे इंडिया को माइंड में रखकर बनाए गए हैं। हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो हमारे प्रेम्बल में डिफाइन किया गया है, हम जिस सब कुछ अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो जस्टिस प्रोवाइड कराना ये हमारी आइडियोलॉजी बन गई। कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने की आइडियोलॉजी है। नंबर 5, गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग। जब भी लॉ बनाए जाएंगे, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, सिटी लेवल पर हो, विलेज लेवल पर हो, हर एक लेवल पर हर एक पार्ट को गाइडलाइंस दी गई हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लेजिस्लेचर का काम है, पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का काम है, इसके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। विलेज लेवल पर जब सरपंच हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो गाइड करते हैं कैसे लॉ बनाए जाएंगे। एंड लास्ट वन इज इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 39C has increased the importance of directive principles। मीनिंग जब 25th अमेंडमेंट की जाती है उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 39B एंड 39C जी क्या है, जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। जी कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इंक्लूडिंग इन द आर्टिकल 14, 19 एंड 31। अगर आर्टिकल 14, 19 एंड 31 हैं इसके रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। एंड इसी तरह अगर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इन दोनों में कोई क्लैश होता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जी सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, तो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो 39B एंड C है जी किसके साथ रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, क्योंकि जी कहते हैं कि जो वेल्थ एंड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इससे हम मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहते। इससे हमारा पर्पस है कि सोशल वेलफेयर हो, सोसाइटी में हमारी इनकम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इसके लिए अगर स्टेट कोई लॉ बनाना चाहती है वो लॉ भी बना सकती है, जिसके रिगार्डिंग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स 14, 19 एंड 31 है इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस तरह जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिस स्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन का काम करते हैं। तो आज हमने इस सेशन में इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं एंड इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है हम वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।